जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप सीएपीएफ या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 के लिए, तो हमारी सूरवीर के नाम से बैच है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी हॉलिस्टिक बैच है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हिस्ट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तरीका आप जानते हो, वीडियो पॉज करना, अटेम्प्ट करना और आगे बढ़ना है। पहला सवाल ये इसमें कि आपसे पूछ रहे हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम दे रखा है और आपको बताना है कि कौन कौन से जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। तो दोस्तों ऐसे सवाल पहले ही पूछे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूपीपी से 2022 में पूछा गया है कि कौन इनमें से वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब पहले वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं बहुत सारे केसेस में। तो किस केस में ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने हैं? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकटरमन। तो ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे आप ये समझ पाओ कि जो नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा बाकी के ऑप्शन देखें हम इस क्वेश्चन में ही अगर हम देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और ये नीलम संजीव रेड्डी तो नहीं है, बट ये दोनों सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन ये दोनों ही हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी समझ आ रहा है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और आर वेंकटरमन ये तीनों ही पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इस वजह से जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं वो प्रीवियसली थे लोकसभा के स्पीकर, और ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज्ड चुने गए, यानी इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो ये निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। समझ आ गई ना बात? तो इस वजह से ये अक्सर पूछते हैं ये बात, तो ध्यान रखना। बड़ा ही आसान सवाल है ये, और ये आपको पता होना चाहिए कि और भी कई सारे एग्जाम से पूछा गया और बेसिक जीके का ये पार्ट है। यहाँ पे हमने समझा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है ये दोनों पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वैसे भी आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब उनकी लिस्टिंग पता होनी चाहिए। ईयर ना भी याद करो तो चलेगा, पर ये पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकली कि कौन कौन से हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये बातें, इसके अलावा लोकसभा स्पीकर की भी लिस्ट पता होनी चाहिए। कई बार वो पूछ लेते हैं इनमें से कौन लोकसभा स्पीकर हैं या नहीं है, पहले पूछा गया है क्योंकि, है ना। तो ये क्वेश्चन जैसे इसमें कह रहे हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इनमें से कौन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं रहे हैं? जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के.आर. नारायण या नीलम संजीव रेड्डी। तो हमने देखा कि नीलम संजीव रेड्डी जी जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। इसके बाद ये अनअपोज्ड निर्विरोध तरीके से प्रेसिडेंट बन जाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आंसर डी है। ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें कह रहे हैं कुछ वाइस प्रेसिडेंट के नाम देकर आपको बताना है कि इन्होंने 2 बार टर्म्स को कंप्लीट करा। तो बात कुछ ऐसी है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं इन्होंने 10 साल का टर्म कंप्लीट करा, यानी 2 बार का। एंड मोहम्मद हामिद अंसारी जी, है ना, 2007 से 17 तक। तो आंसर पहला और चौथा है, यानी ओनली 2 सही है यहाँ में से, और 2 जो हैं वो 2 ही यहाँ में से जो स्टेटमेंट्स हैं या 2 नाम जो हैं वही 2 बार वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बन पाते हैं। बाकी जाकिर हुसैन जी, शंकर दयाल शर्मा जी ये सब एक बार ही बने हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। वैसे वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट अगर आपको पता हो तो और भी बेटर होगा, क्योंकि अक्सर इनसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट। सबसे पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और एक खास बात और कि ये लिस्ट अगर आप ध्यान से समझो जब प्रेसिडेंट के साथ तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो जाकर आगे चलकर प्रेसिडेंट बनते हैं। सेम इसके हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो हमारे सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना। देन वी गिरी जी हैं, गोपाल स्वरूप पाठक जी हैं, BD जत्ती हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। देन आर वेंकटरमन जी हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, के.आर. नारायणन है ना, कृष्णकांत जी हैं, भैरव सिंह शेखावत जी हैं, और मोहम्मद हामिद अंसारी जी जो 2007 से 17 तक रहते हैं, है ना। देन वेंकैया नायडू जी हैं जो 17 से 22 तक, और जगदीप धनखड़ जी जो 2022 से कुछ टाइम के लिए रहे, आई गेस 2025 तक, है ना। देन इसके बाद अभी CP राधाकृष्णन जी हैं।
तो इस हिसाब से ये क्रोनोलॉजी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये आप जानते हो इनकी सैलरी नहीं मिलती, बल्कि ये जो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के रूप में काम करते हैं उनके बेस पे इन्हें सैलरी मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, है ना। तो जो भी ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो सारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रखा है। तो ये कह रहे हैं कौन सी बात यहाँ पे गलत है। पहला कह रहे हैं दे प्रोवाइड फॉर इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पहला आप ये कंप्लीट पढ़ लो, तो बड़ा आसान है ये, आप जानते हो आर्टिकल 16 में अवसर की समानता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है। दूसरा कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, तो ये आर्टिकल 25 में, ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तीसरा कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रीजन, रेस एंड कास्ट, तो ये ओनली के कारण गलत हो जाता है। एक्चुअली अंडर आर्टिकल 15 हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसे रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है। किन मुद्दों पे? तो रिलीजन के बेस पे, किसी को धर्म के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, या रेस, है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान है ये, ठीक है। ये जो 5 है, रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इन्होंने कहा रिलीजन, रेस और कास्ट, तो इनकम्प्लीट है ये, इस वजह से ये गलत है। तो आंसर हमारा सी होगा। और हाँ, फंडामेंटल राइट जो वो लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 368 के बारे में पूछ रखा है, अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। पहला कह रहे हैं जो अमेंडमेंट बिल्स हैं वो ईदर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। दूसरा ये कि जो अमेंडमेंट बिल है वो ईच हाउस से पास होंगी बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तीसरा है जितने भी अमेंडमेंट बिल होते हैं ना, ये नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट के लेजिस्लेचर से रेटिफाई होंगे। यहाँ पे मस्ट वर्ड लिख रखा है, तो आप जानते हैं ये जो मस्ट वर्ड है वो यूजुअली गलत होते हैं, इस केस में भी ये गलत है। जैसे आप 3 को हटाओगे, ये हट गया, ये हट गया, बस सेकंड चेक करना है। तो बड़ा ही आसान सवाल है ये, सभी पढ़ते हैं अमेंडमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हो जो बिल है, अगर अमेंडमेंट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके लिए बिल लाना पड़ता है, और ये जो बिल है ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। पहली बात आपको ये समझनी है। दूसरा ये कि जो बिल है वो हर एक हाउस में पास होगा बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। जो 2/3 मेंबर है वो प्रेजेंट होने चाहिए, वोट अगर वो करेंगे इसके फेवर में तो ये बिल पास होगा, और ये स्पेशल मेजोरिटी कहलाती है। तो ये लोकसभा में भी अगर लाया गया तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा, है ना। ये प्रोसेस है, और ये सारी चीज़ें आप जानते हो जैसा कि आर्टिकल 368 में मेंशन है, क्योंकि अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में है। अब अगला कह रहे हैं जितने भी अमेंडमेंट बिल है यहाँ पे वो सारा 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई होंगे। ये बात गलत है। केवल यहाँ पे ध्यान समझना, ओनली सर्टेन अमेंडमेंट बिल्स रिक्वायर अ स्टेट रेटिफिकेशन, नॉट ऑल। और ये पूछ रखा है पहले इन्होंने कि कौन कौन से अमेंडमेंट प्रोसेस होंगे या अमेंडमेंट का पार्ट होगा जिसमें 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन लगेगी। तो ये क्वेश्चन आप देखो, सिविल सर्विस 2025 में पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर इन मुद्दों में से कोई बिल लाया गया अमेंडमेंट के लिए तो 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन लगेगी प्रेसिडेंट के पास प्रस्तुत करने से पहले। तो पहला कह रहा है अगर लिस्ट 1 का मुद्दा यूनियन लिस्ट का, या फिर कह रहे हैं एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर है, या कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस है। तो यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जो अक्सर पूछते हैं। यहाँ भी देखो आप HCS में भी इन्होंने पूछा था कि बताओ कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें 1/2 ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन लगेगी, है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या थे, तो एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, आर्टिकल 54, 55 एंड 73, चैप्टर 7 और चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9। तो इसमें से जो एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल है, आप सोचो 7th शेड्यूल का अगर कोई मुद्दा है, अगर उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 7th शेड्यूल है यहाँ पे डिवीज़न है ना लिस्ट के थ्रू, तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दा हो जाता है। इस वजह से 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन लगेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनियन को, स्टेट को, कॉन्करेंट वाला जो मुद्दा है वो यूनियन स्टेट दोनों को प्रभावित करता है। इस वजह से यहाँ पे स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन लगेगी। सेम गोज फॉर फेडरल स्ट्रक्चर एज वेल। फेडरल स्ट्रक्चर के केस में भी, इनफैक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के केस में भी हम देखते हैं कि 1/2 ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन लगती है। तो ये कुछ मुद्दे आपको पता होने चाहिए। यहाँ में अगर आप देखो तो ध्यान से समझ लो, 7th शेड्यूल का अगर कोई लिस्ट है तो उसमें से 1/2 ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन लगेगी। आर्टिकल 54, 55, 73 जो मेजरली प्रेजेंट वगैरह के मुद्दे से डील करते हैं, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि 1/2 ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन लगती है।
बट ये जो पार्ट 7 है या चैप्टर 1 और पार्ट 9 है, ये सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से काम चल जाता है। यहाँ भी आप देखो तो लिस्ट 1 जो है सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, अगर आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो, पार्लियामेंट अमेंडमेंट करना चाहती है, तो 1/2 द स्टेट की रेटिफिकेशन लगती है। सेम स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर में भी, बट गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन में स्पेशल मेजोरिटी लगती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हर स्टेट के अपने गवर्नर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्टेट के मुद्दे से लाई करता है, तो इंडिया के सारे स्टेट्स के 1/2 की रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये पूरा मैंने आपको रीज़न से समझाया है, ये वीडियो भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अभी आपका काम है, आप बताओ कि क्या ये बात गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, तो तीसरा आप हटा दो और पहला दूसरा बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए, 1 और 2 ओनली। और ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है अब आएंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मुद्दे में 1/2 ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन लगती है। और वैसे भी अभी अमेंडमेंट काफ़ी चर्चा में है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट होना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला कि ये जो पर्सन है वो एटलीस्ट 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हों, या दो से ज़्यादा कोर्ट्स में एटलीस्ट 5 साल के लिए तो जज रहे हों, हाई कोर्ट के जज। दूसरा ये कि ये जो पर्सन है वो एटलीस्ट 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट हों, या फिर 2 कोर्ट में हो सक्सेशन में। तीसरा ये कह रहे हैं ये जो पर्सन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों, यानी एक सम्मानित ज्यूरिस्ट हों। तीसरा गलत है, ये वाली जो बात कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ओपिनियन में नहीं, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होने चाहिए। तो तीसरा गलत है, और तीसरा आप जैसे ही हटाओगे आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 ओनली। एलिमिनेशन से काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चन मोर और लेस ईजियर साइड में हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसका जवाब है हाँ। पहले ही आप देख सकते हो कि ये पूछ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में क्वालिफाई होना है तो कौन सी क्राइटेरिया नहीं लगेगी। तो उसमें से एक क्राइटेरिया लगती है, वो ये कि प्रेसिडेंट की ओपिनियन में अगर ये डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है तो इन्हें जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बेहद आसान सवाल है, मैं बस दिखाना चाह रहा था कि ये भी PYQ से है बाकी सवालों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं, और ये आर्टिकल पे क्वेश्चन है, और ये पंचायत के आर्टिकल्स हैं। मैंने आपसे कहा है कि UPSC के सिलेबस में जो पंचायत हैं और डायरेक्टली मेंशन है, तो इनके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये मैंने आपको याद करवाया था EPFO के टाइम में, सॉरी UPPCS के टाइम में, और EPFO के टाइम में भी हमने देखा कई बार कि क्वेश्चन पूछा गया पहले, है ना, आर्टिकल्स पे। तो मैंने ऐसे लिख के याद करवाया है बेयर एक्ट से कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। जैसे देखो ये जो सवाल है इसमें तो उन्होंने सिंपली पूछा कि बताओ पंचायती राज से जुड़े हुए कौन कौन से मुद्दे यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला इन्होंने कहा कि पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। दूसरा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 1/4 जो सीट है वो वीमेन और शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब से जो वीमेन बिलोंग करती है उनके लिए रिजर्व होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, 1/4 नहीं बल्कि ये 1/3 है। और आर्टिकल भी बताया था 243D है, और ये 243E है जो 5 साल का टेन्योर वाली बात है ना। सेकंड गलत हो जाता है, 1/4 दे रखा है इसलिए। फिर पहले ही पूछा गया था कि आप बताओ जो रिजर्वेशन वाली जो बात है, वीमेन की रिजर्वेशन है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, अभी हालांकि हमारे ओवरऑल पार्लियामेंट में भी इस चीज़ की बात देखने को मिल रही है ना। सो लेट्स सी, तो 243D3 की जो ये बात कर रहे हैं, क्या ये इसमें प्रोवाइडेड है? इसका जवाब है हाँ, 243D में ही वीमेन के रिजर्वेशन की बात देखने को मिल रही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, है ना। और इसी तरीके से और भी सवाल हैं जो कई बार पहले पूछे गए हैं, तो इन्हें हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे ये CDS में भी इन्होंने पहले पूछ रखा है कि वीमेन की जो सीटों की रिजर्वेशन की बात है वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो 243D में है। ठीक है, और एक और बहुत ज़रूरी याद रखना, 243K ये पंचायत के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये दो आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। वैसे अगर आप ये याद कर लो तो फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि ये आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। यहाँ से भी ये आपको याद हो जाए, क्योंकि आप देखो 243A, 243B, 243C और 243D। तो D जो है हमें पता ही इलेक्शन के लिए नहीं, रिजर्वेशन के लिए। 243K जो है ना ये इलेक्शन के लिए है, तो D यहाँ पे गलत है। सो D इज़ द करेक्ट आंसर। पहला ग्राम सभा की डेफिनेशन वगैरह दे रखी है 243A में। 243B में पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, यानी गठन की बात है। तीसरा वगैरह पंचायत के कॉम्पोजिशन की बात है, और चौथा इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। और 243K जो है वो इलेक्शन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। पहले कई बार पूछा गया है, कोई नई बात नहीं है दोस्तों। ये आप देखो तो 243D के बारे में कई बार, इनफैक्ट यहाँ देखो तो यही पूछ रखा है कि 243D जो है वो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से PYQ की ओर इशारा है। अगर ये आप याद कर लो 243D जो है वो वीमेन के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात है, तो यहाँ ये इलेक्शन के साथ कैसे चला जाएगा, तो D तो ऐसे ही गलत हो जाता है ना। तो ये ध्यान होना चाहिए।
वैसे ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि 240 ABCD करके आप याद कर सकते हो। जो 243A है ना वो असेंबली की बात करता है, मतलब ग्राम सभा की बात करता है। देन B जो है बॉडी फॉर्मेशन, यानी किस तरह से वो गठन होगा, और C से कॉम्पोजिशन, और D से डाइवर्सिटी, मतलब रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है ना, ऐसा करके आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा मुद्दा स्टेट लिस्ट का नहीं है। तो ये लिस्ट पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कह रहा है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, तीसरा लैंड, और चौथा लोकल गवर्नमेंट। तो हमने शेड्यूल्स पर अलग से डिस्कशन करा है और कई बार, क्योंकि ये पूछा जाने वाला टॉपिक है इसलिए। तो ये आप देखो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है पहले कि सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है किसका पार्ट है ना, वेस्ट बंगाल पीसीएस में। तो ये पार्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का, ठीक है। जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है ये कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री 20 में मेंशन है। और पहले भी कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। सिर्फ लिस्ट पे देखो आप कितने सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये 6 शेड्यूल के बाद जो 7 शेड्यूल है, यहाँ में से देखो आप CAPF में पहले पूछा गया स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा मुद्दा है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेम यहाँ पे इन्होंने पूछा, ये देखिए आप, क्रिमिनल लॉ वगैरह, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, है ना। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा बताओ 42 में कौन सा मुद्दा ऐड किया गया, नहीं ऐड किया गया कॉन्करेंट में। फिर ये देखो आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्या लीगल रिलेशनशिप है। फिर ये देखो अडॉप्शन सक्सेशन वगैरह किस लिस्ट का पार्ट है, HPSC में पूछा गया है ना, पेपर आ रहा है इसका, तो थोड़ा ये वाला टॉपिक प्रिपेयर कर लो। देन UPPCS में आप देखो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या मुद्दा है। तो अक्सर वो पूछते हैं, कोई नई बात नहीं कि आपको प्रिपेयर करना होगा, हमने बैच में अलग से डिस्कस करा है सारे ये शेड्यूल्स वाले क्वेश्चन जितने आप देख रहे हो। तो ये तरीका है जो हम थीम वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से कवर करते हैं चीज़ों को। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप देखो तो एक क्वेश्चन और है जो पूछा गया है। हाँ, ये तो आप समझ गए ना कि इसमें से इसका आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन कौन से मुद्दे किस लिस्ट के हैं, ठीक है। थोड़ा होमवर्क भी देना ज़रूरी है। ये देखिए फिर से आर्टिकल पे सवाल आ गया, और इस बार जो सवाल है वो पूछ रहे हैं आपसे कि स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को, तो इनमें से कौन सा गलत मैच है। तो ये वाला जो मुद्दा है ये भी बड़ा ही फेमस है। आप देखो तो CDS में पहले पूछा गया कि 371A में किस स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न है, स्पेशल प्रिविलेज है। फिर आप देखो तो यहाँ पे पहले पूछा गया CDS 2 2025 में, यहाँ पे आपको बताना था कि किन किन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है। तो ये सारा सवाल, ये जब पेपर हुआ, आप जानते हो हर पेपर के बाद हम डिस्कशन करते हैं, तो इस टाइम पर भी हमने डिस्कशन किया था। सेम यहाँ पे 2019 वाले पेपर का भी हमने डिस्कशन किया है, और ये सारा इस तरीके से पूछा गया है। तो एक बार हम इन्हें क्विकली रिकैप कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 371A जो है, सॉरी पहले 371 की बात करते हैं। तो जो 371 है ये स्पेशल प्रोविज़न देता है किन स्टेट को, महाराष्ट्र एंड गुजरात को, गुजरात के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट करता है, ठीक है। और 371A से स्टेट्स की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ पे असम को स्पेशल प्रोविज़न मिलता है। देन 371B में 371A सबसे पहले नागालैंड आएगा, I'm really sorry, सबसे पहले नागालैंड आएगा, फिर उसके बाद असम आएगा 371B में, और 371C में मणिपुर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। 371D में जो है वो स्पेशल प्रोविज़न है फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देन 371E है, और ये आंध्र प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। और 371F है, ये सिक्किम को स्पेशल प्रोविज़न देता है। 371G जो है वो मिज़ोरम को स्पेशल प्रोविज़न देता है। 371H है, ये है अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फर करता है। देन 371I है, और ये जो है वो गोवा के स्पेशल प्रोविज़न से जुड़ा हुआ है। देन 371J है, और ये कर्नाटका के स्पेशल प्रोविज़न से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बहुत सारे ट्रिक हैं इसके, एक नमस्ते करके भी आता है, क्योंकि इनिशियल आप देखो तो ये मैच कर जाता है NAMA करके, बट वो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है नाम आसमा GK। यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि NAM से क्या है, तो नागालैंड, असम, मणिपुर, ठीक है। देन आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना है 371D में। देन इसके आंध्र प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात है 371E में। 371F में सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन है। 371G में मिजोरम के लिए। 371H में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। 371I में गोवा के लिए स्पेशल प्रोविजन है, और 371J में कर्नाटका के लिए, ठीक है। वैसे भी आप एक बार लिख के याद करोगे तो ये याद हो जाएगा, और PYQ में कई बार पूछ रखा है। 371A में क्या है, तो ये आप समझ गए होगे, नागालैंड के स्पेशल प्रोविजन की बात है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात बता दूँ, मेघालय और त्रिपुरा इन्हें स्पेशल स्टेटस नहीं है नॉर्थ ईस्ट में से, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। देन इसके बाद आप देखो तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले,
ये वाला जो अभी पूछा गया पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले नागालैंड है, हाँ ये सही है। देन असम भी है, ये भी सही है 371 बी में। 371 सी में मणिपुर है, ये भी सही है। 371 डी यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात है ना, सिक्किम की बात नहीं है। सिक्किम का जो स्पेशल स्टेटस है ना, वो कौन सा आर्टिकल है, 371 एफ है। ठीक है, 371 एफ जो है वो सिक्किम के स्पेशल स्टेटस की बात करता है, ना कि 371 डी। तो ये देखो आप, इन्होंने मैच करने के लिए दिया हुआ था CDS 2025 में। तो ये ज़्यादा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, PYQs को ही थोड़ा टॉपिक वहाँ से देकर उसे थोड़ा बहुत बदल करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उम्मीद है ये भी आप आसानी से मैच कर लोगे। तो यहाँ पे आप ये देखो, इन्होंने 371 के बारे में पूछ रखा। तो इनिशियली मैंने आपको बताया 371 महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल पोजीशन देता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर को, बेसिकली गवर्नर को। देन ये देखो 371 जे के बारे में पूछ रखा है UPPCS में। तो ये कौन सा है, ये कर्नाटका है। तो उम्मीद है ये आप एक बार लिख करके इसे रिवाइज कर लोगे और ये ट्रिक उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, और भी सवाल हैं, CDS 2025 में पूछ रखा है। तो 371C जो है ये मणिपुर को स्पेशल स्टेटस देता है। 2018 में ये पूछ रखा है कि बताओ असम के बारे में कौन सा स्पेशल स्टेटस है। तो ये 371B है। देन यहाँ पे 371A के बारे में बहुत डिटेल में पूछ रखा है। तो बस आप ये समझते हो कि 371A जो है वो नागालैंड के लिए स्पेशल पोजीशन की बात करता है, तो यहीं से आप टिक कर सकते हो बिना इन चीज़ों को पढ़े। खैर अभी आगे बढ़ते हैं हम। गवर्नर के बारे में ये सवाल है। पहला आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, मैं जूम इन कर रहा हूँ। ये 4 स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है गवर्नर के पास पावर है कि वह एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो एडवोकेट जनरल है ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तीसरा ये कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और चौथा ये कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं इन्हें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं गवर्नर के रिपोर्ट पर। देखो पहला तो बिल्कुल सही है, गवर्नर तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रोविजन होता है आर्टिकल 165 के तहत, और आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये तो आसान सी बात है। दूसरा कह रहा है एडवोकेट जनरल जो है वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो ये बात भी सही है, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल यूनियन लेवल पे वर्क करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजरशिप पे, उसी तरीके से यहाँ भी एडवोकेट जनरल जो है वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तीसरा कह रहा है मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अंडर आर्टिकल 316। तो ये बात भी सही है। बट चौथा जो कह रहा है ना कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं ये केवल प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं और ये गवर्नर की रिपोर्ट के बेस पे होता है। असल में ये बात तो गलत है, क्योंकि ये रिमूव होते हैं ओनली बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 317। गवर्नर इनिशिएट नहीं कर सकते हैं रिमूवल को। तो एक तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। तो ये बड़ी ही खास बात है, तो ध्यान रखना ये है ना। प्रेसिडेंट रेफर करते इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में फॉर इंक्वायरी, और इस रिपोर्ट के बेस पे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं उन मेंबर को। तो ये गवर्नर वाली बात के कारण ये गलत हो जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही आंसर इज ऑप्शन डी। ये सवाल जो PYQ से डायरेक्टली नहीं है, बस इकलौता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिम्स्टेक के बारे में पूछ रखा है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। गलत वाला बताना है, ध्यान से पढ़ो। ये मेंबर स्टेट दिए गए हैं बिम्स्टेक के। यहाँ पे पाकिस्तान को ऐड कर रखा है, तो पाकिस्तान तो बिम्स्टेक का मेंबर है ही नहीं, है ना। बिम्स्टेक का मेंबर तो पाकिस्तान है ही नहीं, तो इस वजह से ये पहला ही गलत हो जाता है। बाकी के तीनों आप पढ़ो। कह रहे हैं इनका जो सेक्रेटरीट है वो ढाका में लोकेटेड है। तो ये बात सही है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका उसमें लोकेटेड है। और ये बड़ा ही जेनरिक सा सवाल है, कई बार पूछते हैं। तीसरा कह रहे हैं इंडिया इज़ द लीड कंट्री ऑफ इट्स सिक्योरिटी सेक्टर। तो हाँ ये भी सही है। चौथा कह रहा है थाईलैंड इज़ द लीड कंट्री ऑफ इट्स कनेक्टिविटी सेक्टर। ये भी सही है। कौन कौन से मेंबर हैं वैसे? तो 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, और 2 साउथ ईस्ट की एशियन कंट्रीज़ हैं, म्यांमार और थाईलैंड, है ना। तो ये मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के। कौन कौन से? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार है। तो ये 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है चौधरी चरण सिंह जी ने भारतीय क्रांति दल को फाउंड करा। दूसरा, जगजीवन राम मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तीसरा, मोरारजी देसाई जी 77 से 80 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। चौथा, जयप्रकाश नारायण फाउंडर थे, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के।
यहाँ पे हमें गलत वाला बताना है। तो चौथा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा गलत है। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे 1977 से 1979 तक। ठीक है, 1977 से 1979 तक, ना कि 80 तक। तो इस वजह से सी जो है वो गलत है। आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये पॉलिटिकल जो फैक्चुअल क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनकी लिस्ट, उनका ईयर, या कौन पहले आया कौन बाद में, लॉजिकली अरेंज करना, या कौन पहले वाइस प्रेसिडेंट थे उसके बाद प्रेसिडेंट बने, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं ना, जो केबीसी वगैरह में इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपको प्रिपेयर करने होंगे जो थोड़े फैक्चुअल नेचर के हैं। फिलहाल वैसे इसकी बात करें तो ये आसान सवाल ही है, मुश्किल नहीं है। सभी पढ़ते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कि आचार्य नरेंद्र देव जी और जयप्रकाश नारायण जी मिल करके फाउंड किया है इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। और जो जयप्रकाश नारायण जी हैं वो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो आचार्य नरेंद्र देव जी हैं। तो इनका बड़ा फेमस नाम आप देख सकते हो, सिविल सर्विस में, सीडीएस में, हर एक एग्जाम में पूछा गया है आचार्य नरेंद्र देव जी का नाम। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा और भी कुछ फेमस मेंबर्स हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। मीनू मसानी जी हैं, इनका नाम मत भूलना आप, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जी हैं, नो डाउट, है ना, और अच्युत पटवर्धन जी भी हैं। ठीक है, देखिए कुछ फेमस सोशलिस्ट लीडर्स हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर्स, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और ये सारे मेंबर्स हैं, है ना। बात कुछ ऐसी है ना कि जयप्रकाश नारायण जी फाउंडर जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, और ये 1934 में इस्टेब्लिश हुई। और इसके अलावा और भी सोशलिस्ट लीडर हैं, जैसे आचार्य नरेंद्र देव जी वगैरह, और भी लोग इनसे जुड़ते हैं। और फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ पुश करने के लिए इस पार्टिकुलर पार्टी को फॉर्म करते हैं, है ना, कि और सोशलिस्ट तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2012, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2004, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2010। तो यहाँ में से जो तीसरा है वो सही है, हमने पढ़ा भी है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में। ये हमारे बैच का ही नोट्स है, समग्र बैच का। यहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और सूर्य बैच में भी, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट्स क्या होते हैं। 2006 का ये है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी याद होना चाहिए, 1980 में ये आया है। भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है ना, 24 दिसंबर 1986 को ये हमारा बना था स्पेसिफिकली ये फॉर्म, तो इस वजह से ये 1986 में। और दूसरा कह रहा है आरटीआई, तो आरटीआई 2005 में आया ना कि 2004 में। और ये तीसरा सही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। और चौथा कह रहा है पोक्सो, तो पोक्सो 2012 में आया है। तो ये बहुत ही फेमस वाले एक्ट हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो ऑब्सक्योर पूछ रखा है, बड़े ही फेमस है ये चारों ही। और इस वजह से इसे आंसर करना आसान है। तो अब आप देख रहे हो स्टेट पीसीएस की तरह ट्रेंड यूपीएससी के पेपर में देखने को मिल रहा है, और कोई नई बात नहीं है। सिविल सर्विस में भी आर्टिकल के बेस पे डायरेक्टली या फिर एक्ट वगैरह के बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये ईयर, जैसे पहले अगर आप देखो आज से 5-7 साल पहले, तो ऐसे सवाल नहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो डायरेक्टली ईयर पूछ लें कि बताओ ये इनेक्टमेंट या ये एक्ट किस पर्टिकुलर ईयर में आया। बट अब ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा एक्ट और बिहेवियर सेल अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट एज पर दी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो आई गेस इस तरह के क्वेश्चन का इंक्लूजन सोसाइटी को एक बेटर डायरेक्शन की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इन एक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो पहला कह रहा है वर्बल रिमार्क ऑफ सेक्सुअल नेचर, दूसरा नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, तीसरा फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो देखो ये मैं आपको बता दूं कि जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट है, इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर ये इंक्लूडेड है। इसके अलावा नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, और तीसरा नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर के अलावा फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो ये तीनों ही एक्सप्लिसिटली कवर्ड है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में। वर्बल रिमार्क भी इंक्लूडेड है, अगर कोई वर्बल रिमार्क करता है सेक्सुअल नेचर का, तो वो भी ये इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा नॉन वर्बल कंडक्ट भी और फिजिकल कंडक्ट भी, तो तीनों तरह के यहाँ पे वर्बल रिमार्क, नॉन वर्बल कंडक्ट और फिजिकल कंडक्ट तीनों इंक्लूडेड है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिग्निटरीज इन द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रैंक प्रेसिडेंस एज पर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। तो बड़ा ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, और ये पहले भी पूछा गया है। ये आप देखो, जब हम जेके पीसीएस की एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने ये आपको जेके पीसीएस का ही पुराना सवाल सॉल्व करवाया था। फिर मैंने आपको सिविल सर्विस का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। सिविल सर्विसेज में 2000 में और 2003 में दो बार पूछा गया है, और 2004 में भी, है ना। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। पहले ये समझ लो
कि ये किस तरह से कंटेंट है। तो प्रेसिडेंट है 1 नंबर पे, है ना। देन सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड में प्राइम मिनिस्टर, चौथे में स्टेट्स के गवर्नर है, पाँचवें में फॉर्मर प्रेसिडेंट है, 5A में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, 6 में चीफ जस्टिस है और स्पीकर है, 7th में कैबिनेट मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। देन इसके बाद 7A में भारत रत्न डेकोरेशन के होल्डर हैं, और 8th में एम्बेसडर हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और प्लेनी पोटेंशियरी और हाई कमिश्नर्स हैं। देन इसके अलावा चीफ मिनिस्टर भी जो है आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट, ये भी 8th में शामिल है। देन 9th में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना। बड़ा ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये, पर पूछ लेते हैं ऐसे सवाल अक्सर। जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, तो इन्होंने पूछा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, स्पीकर ऑफ लोकसभा का, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, या अटॉर्नी जनरल का। अब मैं तो ये साल भर ऑलमोस्ट किसी ना किसी तरीके से टच में रहता हूँ इस चीज़ के, तो ये मुझे याद है, पर ये आपको लिख के याद करना होगा या फिर PYQs की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस इस तरह से कि स्पीकर ऑफ लोकसभा 6th पोजीशन में आते हैं, और जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है 9th पोजीशन में, चीफ इलेक्शन कमीशन 9A में, और अटॉर्नी जनरल जो 11th में। तो आंसर यहाँ पे A करेक्ट है। देन और भी सवाल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, अटॉर्नी जनरल, और चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल, है ना। फिर ये सवाल जो पूछा गया ना, इसमें उन्होंने सिंपली पूछा हाईएस्ट कौन है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट वो नहीं देंगे, है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट दे रखा है। गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट, ये जो है वो 4th पोजीशन में आता है, तो यही यहाँ पे करेक्ट है। देन ये जो क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने पूछा कि करेक्ट फंक्शनरीज में क्या सही ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। तो चीफ जस्टिस पहले आते हैं, देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, फिर आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर ये क्वेश्चन भी था, तो चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहले आते हैं, देन डिप्टी चेयरमैन, फिर अटॉर्नी जनरल, फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके का ही कंडीशन है ना। चीफ जस्टिस दे रखा है, गवर्नर विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो देख लेते हैं एक एक करके, मैं बार बार स्लाइड्स की ओर जाऊँगा ताकि ये आपको याद हो जाए। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नंबर क्या है, 6th। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, 6th। मैं यहाँ बगल में लिख भी देता हूँ, गवर्नर विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर का जो पोजीशन है अभी जैसा कि हमने पढ़ा, ये 4th में है, ठीक है। तो ये आएगा 4th में। देन इसका कह रहा है फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट ये आप देखो, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट 5th में है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 5A में है ना। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट 5th में है और ये 5th A में है। तो आंसर क्या होगा, 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 1, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे B करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।